स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी खबर में चलेंगे। पहली और बड़ी अपडेट की तो जिसमें आपको बताएंगे किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव के अंदर मासिक पंचायत बुलाई गई और इस दौरान 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर किया गया है बड़ा ऐलान। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों, इस पंचायत में दिया गया है एक बड़ा नारा, जिसके तहत कहा गया है कि घर घर टिकैत, घर घर लठैत। और इसी के साथ में बीजेपी के सांसद संजीव बालियान को इशारों में दे दिए गए हैं बड़े संकेत। इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी के सांसद सनी देओल का किसानों ने गुरुद्वारे के बाहर किया है जमकर विरोध। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राष्ट्रीय सम्मेलन कराने को लेकर तैयारियां जोर शोर पर है। और इसी के साथ में जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए नोटिस भेजा है। इसी के साथ में आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है और आज गिरते गिरते 2013 से भी नीचे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पहुंच गई है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे और भी बड़ी अपडेट के बारे में, एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी 5 सितंबर को होने वाले किसानों की राजधानी सिसौली में होने वाले महापंचायत का करते हैं समर्थन, इसी के साथ में दोस्तों तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें सिसौली के अंदर हर महीने की तरह इस महीना भी यानी बीते दिन किसानों की पंचायत बुलाई गई थी और इस दौरान दोस्तों 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर तैयारी का जायजा लिया गया है। आपको बता दें कि इसमें खाप के चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजीव बालियान के बयान की भी आलोचना की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि मैं संजीव बालियान को सलाह देता हूं, आदेश देता हूं, इस मामले को जल्द से जल्द निपटा ले, वरना पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और अगर समझौता नहीं होता तो चाहे जबरदस्ती उठा ले। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध किया था स्थानीय लोगों ने, जिसके बाद बीजेपी नेता ने थाने का घेराव करते हुए पूरे मामले पर मुकदमा दायर करने के लिए कहा गया था। इसी के साथ में आपको बता दें कि उनके द्वारा दिए गए कई सारे बयान किसानों को राज नहीं आया, चाहे पुलिस को बीच में से हटने वाला बयान हो या फिर 15 मिनट तक लठ बजाने वाला बयान हो, इन दोनों बयान की कड़ी आलोचना की गई है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल को किसानों ने गुरुद्वारे के बाहर घेर लिया और जमकर विरोध में नारे लगाए। जैसे तैसे पुलिस सुरक्षा में उनको बाहर निकाला गया। कुल मिलाकर सनी देओल अपने क्षेत्र में ही नहीं दिखाई देते हैं, किसानों के मामले पर तो बोलना ही उनके लिए दूभर नजर आता है। और एक और अपडेट की माने तो सिसौली की मासिक पंचायत से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें घर घर टिकैत, घर घर लठैत का नारा दिया गया है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचे राकेश टिकैत और उनके साथ में योगेंद्र यादव, दोनों ने किसानों के आंदोलन को संबोधित किया है और इस दौरान नर्मदा बचाओ अभियान जन आंदोलन चल रहा है। एक और अपडेट की माने तो 26 अगस्त को किसानों के आंदोलन के 9 महीने पूरे हो जाएंगे दिल्ली के अंदर आंदोलन करते करते, और ऐसे में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी जोरों पर है। पूरे देश से जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि एसकेएम ने 40 किसान संगठन का साझा मंच की तरफ से घोषणा की है कि किसानों के प्रदर्शन के 9 महीने पूरा होने के बाद 26 और 27 अगस्त को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दरअसल दोस्तों एसकेएम ने कहा कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। मोर्चा ने कहा कि पूरे देश के लोगों ने इसमें शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जो काफी ज्यादा उत्साहजनक है। इसी के साथ में राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। बयान में कहा गया कि किसान आंदोलन के भविष्य की रूपरेखा इस सम्मेलन में किसान संयुक्त रूप से तैयार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन कुछ राज्यों तक सीमित है, जबकि इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि पूरे देश में किसान इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। गौरतलब है कि हजारों किसान खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के आंदोलन में शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश से आंदोलन को समर्थन नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण कई सारे रेस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, जिसके कारण लोग आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे। खासकर ट्रेन की सुविधाएं बहुत कम होना इसका सबसे बड़ा कारण है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस थमाया, लेकिन उससे पहले कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि मामले में कोई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सरकार के हलफनामे से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जांच किस तरह की होगी, कौन करेगा, ये बाद में तय होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार से कि आप बताइए कि आपका पक्ष क्या है, क्या इस पूरे मामले पर जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे। आपको बता दें केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि भारत में बिना नियमों का पालन करते हुए कोई सर्विलांस नहीं होता है, कोई जासूसी नहीं होती है। साथ ही सरकार अपनी कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संतोषजनक जवाब नहीं मांगा। कोर्ट ने सोमवार को सरकार से कहा था कि केंद्र को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना चाहिए और बताना चाहिए कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे जासूसी की गई, किसकी जासूसी की गई, क्या नियमों का पालन किया गया या नहीं किया गया। मंगलवार को सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती,
क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस जवाब में असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने फिर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि क्यों इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जांच कराने के लिए याचिका दाखिल कर रखी है। 122 भारतीय नागरिकों के खिलाफ जासूसी करने के मामले को लेकर सरकार खुलकर जवाब देने को तैयार नहीं है। और एक और अपडेट की माने तो इंडिया टुडे सर्वे की तरफ से कराए गए ओपिनियन पोल में जब लोगों से पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप अगला प्रधानमंत्री देखते हैं, तो उसमें से केवल 24% लोगों ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री देखते हैं। यानी दोस्तों, इससे पहले नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी, एक साल पहले कम से कम 66% लोग नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन अब यह आंकड़ा गिरकर 24% पर आ गया है। यह बात अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन पोल के जरिए सामने आया है। दरअसल इस सर्वे में पूछा गया कि भारत के लिए सबसे उपयुक्त अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। 24% लोगों ने नरेंद्र मोदी को बताया। आपको बता दें कि अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 66% लोग अगला प्रधानमंत्री चाहते थे। लेकिन अब ये आंकड़ा जबरदस्त तरीके से नीचे की तरफ गिर गया है। इस बीच आपको बताते चले कि एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता में भी कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी को भी ज्यादातर लोगों ने मुख्यमंत्री से अब सीधे प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के पद को लेकर बीजेपी की तरफ से वैसे ही खुले तौर पर है, जिसको लेकर जनता ने 24% भी बता दिया है। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से आंकड़े में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, एक साल के अंदर ही तकरीबन 42% आंकड़े में गिरावट सामने आई है। उसके बाद एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी के घटती लोकप्रियता के कारण बीजेपी की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी में दोस्तों बताइए कि क्या विपक्षी पार्टी को संयुक्त रूप से किसी एक नेता को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव के लिए सामने नहीं रखना चाहिए, जिससे जनता में कंफ्यूजन ना हो और 10%, 12%, 13% ऐसे करके जो नेताओं की लोकप्रियता है उन सभी को मिलाकर एक बड़े नेतृत्व के साथ विपक्ष को नहीं आना चाहिए। आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है और ऐसे में कई सारे लोग और कई सारे एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का चलना और इतनी सीटों से सरकार बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनौती नहीं दे पा रही है। आपको बताते चले कि इसी पोल में जब सवाल पूछा गया कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 269 सीटों पर आ सकती है। यानी आंकड़ा 272 से नीचे आ सकता है, बहुमत से कम आ सकता है। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये कि कांग्रेस पार्टी केवल 59 सीटें ही जीत रही है, लेकिन अन्य पार्टियां जो है अकेले दम पर 215 सीटें जीतने की स्थिति में है, जिसमें एलजेपी से लेकर एनडीपीपी, एनडीपीएफ, पीएमके, पीएनके, आरएलपी, एसकेएम, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारे अन्य की कैटेगरी में आते हैं जो 215 सीटें जीतने की स्थिति में है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी केवल 59 सीटें इस पोल में दिखाया गया है कि जीतेगी। और ऐसे में क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से चुनौती नहीं दे पा रही जैसे कि दूसरे नंबर की पार्टी को देना चाहिए? इस पर आप लोग की जो कुछ राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और कहां पर कौन सी पार्टी क्या गलतियां कर रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं। आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अपडेट की माने दोस्तों तो दिल्ली में जंतर मंतर पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर देने वाले हैं एक बड़ा धरना। जातीय जनगणना के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को ऐलान करते हुए नजर आए कि जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसके लिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का साथ भी मांगा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पत्र का जवाब और मुलाकात का समय नहीं देकर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री का अपमान किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ाकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में जातीय जनगणना कराने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो जंतर मंतर पर धरना देंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी 10 दिनों से सीएम नीतीश कुमार से मिलने का समय नहीं दे पा रहे हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। बिहार में धीरे धीरे सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। जातीय जनगणना की मांग के बहाने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड करीब आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र लिखा था और समय मांगा था मुलाकात के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई समय नहीं दिया है। जबकि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की है और यहाँ तक कि अपने नेताओं से तो मुलाकात करते ही रहते हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है नीतीश कुमार से बात करने का? ये तो इसी बात को संकेत देता है। एक और अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से भूचाल मचा दिया है। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर एक बड़ा नाम प्रोजेक्ट कर दिया है। पूर्व कर्नल अजय कोटियाल को मुख्यमंत्री के पद पर पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के दौरे पर जाकर पार्टी के पूर्व कर्नल अजय कोटियाल को प्रदेश का पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देवभूमि के लिए भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। लाखों लोग घरों में बैठकर इसे देख रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है। आज मैं 2 बड़ी घोषणा करने आया हूं। उन्होंने पहली बड़ी घोषणा की है कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए
लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोटियाल आगे रहेंगे। वहीं पर दूसरी ओर उन्होंने कहा कि हमने सर्वे कराया है और हमको पता है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से केवल दोनों पार्टियों ने इसमें लूट मचाई है और अब इस लूट को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर सामने आई है। उत्तराखंड के लोगों से समर्थन की अपील करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। इसी के साथ में उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती दी है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें 20 अगस्त को अकाली दल में शामिल हो सकते हैं पूर्व मंत्री अनिल जोशी। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पूर्व मंत्री अनिल जोशी 20 अगस्त को शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अनिल जोशी ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 20 अगस्त को अपने समर्थकों के साथ अकाली दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बता दें कि पंजाब में किसानों के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने वाले पूर्व मंत्री अनिल जोशी को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। दरअसल दोस्तों, अनिल जोशी ने कहा था कि केंद्र सरकार तीनों कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के हर मुद्दे पर विफल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अपने घर से पंजाब में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में बीजेपी ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए बाद में पार्टी से बाहर निकाल दिया। 6 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अब वह अपनी पार्टी बदलने जा रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने जा रहे हैं। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड के 2 बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, हरिद्वार बीजेपी के 2 सक्रिय चेहरे आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसमें से पहले हैं महापौर और बीजेपी के नेता मनोज गर्ग, जो पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसकी पुष्टि लगभग हो चुकी है। वह पिछले काफी समय से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंदर सक्रिय हैं, जबकि मेयर मनोज गर्ग हरिद्वार शहर विधानसभा में अपनी सक्रियता लगातार बढ़ाए हुए हैं। कुल मिलाकर दोनों जने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। एक और अपडेट की माने तो मानसून सत्र से पहले उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने विपक्षी पार्टियों से अपील की थी कि वो विरोध न करे और सुचारू रूप से विधानसभा को चलने दे, लेकिन पहले ही दिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से जमकर विरोध किया गया। कार्यवाही तकरीबन आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी और इस दौरान योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री सदन की कार्रवाई के दौरान झपकियां ले रहे हैं, सोते नजर आए। और एक और अपडेट की माने तो अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक की गई। एनएसए अजीत डोवाल भी इसमें मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण बैठक में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सकुशल वापस निकालने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ मंत्री और अफसरों के साथ परामर्श भी किया है। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करने वाली सुष्मिता देव बोली सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की विचारधारा एक ही है, इसीलिए उन्होंने पार्टी बदली है। पार्टी बदलने के लिए उन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया है। कई सारे लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। बीजेपी में कभी शामिल नहीं होगी। अपने विचारों के प्रति हमेशा से कृत संकल्पित है। और एक और अपडेट की माने तो अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर दुनिया भर के अंदर चिंताएं जताई जा रही है और इस दौरान दोस्तों कई सारे देशों ने तालिबान को अफगानिस्तान के असली सरकार के तौर पर मान लिया है। वहीं पर अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहेल ने कहा कि उनकी सरकार के कमजोर पड़ने के बाद भी तालिबान ने भले ही राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन अभी हमने समर्पण नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह देश के अंतिम ठिकाने काबुल के पूर्वोत्तर स्थित पंजशीर घाटी की ओर कूच कर गए हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद उन्होंने एक पोस्ट जारी करते हुए लिखा कि मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे चुना है। मैं तालिबान के साथ कभी भी नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस बारे में अमेरिका से बात करने का अब कोई मतलब नहीं है। हम अफगानों को साबित करना होगा कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है और अमेरिका और नाटो से अलग हमने अभी अपना हौसला नहीं खोया है। आपको बता दें कि इससे पहले अशरफ घनी जो राष्ट्रपति हुआ करते थे अफगानिस्तान के, उन्होंने देश छोड़कर कोई और देश चले गए, लेकिन उपराष्ट्रपति आज भी तालिबान से जंग का ऐलान किए हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में 10-15 दिनों के अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन अभी तक स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। और एक और अपडेट की माने तो तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया भर की जितनी भी एम्बेसी अफगानिस्तान में मौजूद है और जितने भी दुनिया भर के लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं, उन सभी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं होने दिया जाएगा। महिलाओं के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। आपको बता दें कि तालिबान की तरफ से करे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें कही गई है। इस पर आप लोग की जो कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो दिल्ली दंगों को लेकर हवा में नहीं करते बात, वक्त दे बोली पुलिस। महुआ मोइत्रा ने भी इस पूरे मामले को लेकर तंज कसा है। दरअसल दोस्तों पुलिस के एक बयान को लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। पुलिस ने कोर्ट में दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान जमानत याचिका पर बहस के लिए और समय मांगा था। पुलिस ने इसी मांग पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली पुलिस पर और निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली दंगा यूएपीए की जमानत याचिका पर बहस के लिए पुलिस ने मांगा समय। कहा हवा में बात नहीं कर सकते दिल्ली पुलिस, आप हमेशा विद्वान सॉलिसिटर जनरल से सीख लेते हैं कि नहीं, वो हवा में बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व सांसद इशरत जहां यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है, इसी मामले पर जमानत याचिका को लेकर समय मांगा गया था। एक और अपडेट की माने तो राजस्थान कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है। अजय माकन ने सचिन पायलट पर दिया है ये बयान। और एक और अपडेट की माने तो केरल में वृद्ध आश्रम
सासाराम पहुंचे राहुल गांधी ने बुजुर्गों से मुलाकात की है और इस दौरान उनके साथ केले के पत्ते पर खाना खाया है और इसी दौरान उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर कई सारी बातें भी कही गई है। एक और जानकारी की माने तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का इंतजाम करे सरकार, बोले अखिलेश यादव। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक 19 तारीख को बुलाई गई है। मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। हरियाणा से बड़ी अपडेट है। इसी के साथ में नवीन पटनायक सरकार का ऐलान, कहा अगले 10 सालों तक भारतीय हॉकी टीम को हम स्पॉन्सर करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह उड़ीसा सरकार ने आयोजित किया था और इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 10 साल तक अपने हॉकी टीम को सपोर्ट करेंगे। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से हॉकी ने कामयाबी देखी है, इसके पीछे केवल और केवल एक किसी व्यक्ति का हाथ है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का है और उनकी तरफ से और भी 10 साल के लिए भारत की हॉकी टीम को मदद पहुंचाने का ऐलान किया गया है। ये अच्छे संकेत हैं। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो संबित पात्रा बोले पश्चिम बंगाल में बिना कारण जन आशीर्वाद यात्रा को रोका जा रहा है। राहुल गांधी पर भी निशाना साधा संबित पात्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने नवनियुक्त मंत्रियों के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है, लेकिन बंगाल में 30 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को जो जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी बीजेपी के नेताओं को बुरा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालने दिया जा रहा। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी के नेता खुश होकर राकेश टिकैत को चुनौती दे रहे थे कि वो लखनऊ आकर दिखाए। एक और अपडेट की माने तो खड़गे ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा विपक्ष को बदनाम करने के लिए महिला मार्शलों का इस्तेमाल किया गया। और एक और जानकारी की माने तो तेल बॉन्ड नहीं बल्कि मोदी सरकार ने सब्सिडी घटाई है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर उनकी सरकार पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ा गया था। बढ़ते तेल और पेट्रोल के दामों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया है और सब्सिडी कम करने को लेकर सवाल पूछे गए। वहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले किसानों के बहिष्कार के मामले को लेकर हांसी पुलिस ने संज्ञान लिया है। हांसी पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत के द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलाए गए यात्रा में शामिल होने वाले 2 किसानों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। और एक और जानकारी की माने तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने लीडरशिप के लिए एक विशेष बैठक बुलाई है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कार्यकारी प्रधान संगत सिंह और पंजाब कांग्रेस की पिछड़ी श्रेणी भाईचारा भलाई सेल के चेयरमैन के साथ साथ कई और लोगों को बुलाया, उन सभी के साथ बैठक की गई है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का भी सम्मान किया गया है। इस मौके पर बैठक में हल्का राजपुरा से विधायक हरदयाल सिंह भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठक करते हुए विचार विमर्श करते नजर आए। इस दौरान नौजवानों को सरकार की नौकरियां और खिलाड़ियों के लिए भी आवाज बुलंद करने के लिए कहा गया। इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो अगले 100 दिनों में 100 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल। वहीं दोस्तों, यूपी में कानून का राज खत्म हो गया। हिंसा, उत्पीड़न, अराजकता से जनता में भय का माहौल है। अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कई सारी और भी बातें बोली हैं और बताया है कि किस तरह से योगी सरकार ने जो वादे जनता से किए थे सारे के सारे विफल हो गए। उन्होंने कहा कि मथुरा में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट और गोरखपुर में लाखों की लूट की गई। एनकाउंटर वाली बीजेपी सरकार के समय ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की कलई खोल कर रख दी है। ऐसा लग रहा है कि यूपी में अपराधियों ने बीजेपी सरकार का ही एनकाउंटर कर दिया है। मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर लूटपाट की है। वही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। और एक और अपडेट की माने तो अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। धोखाधड़ी मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए 24 अगस्त का समय रखा गया है, यानी तकरीबन 7 दिनों के लिए इसको टाल दिया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने अब्दुल्ला आजम की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को सलाह दी कि इस मामले में संयुक्त सुनवाई 24 तारीख को की जाएगी। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में विचार करके न्यायालय को अवगत कराएंगे। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो हमसे नाराज होते तो वो हमारे पास आकर हमको सारी जानकारी देते। दरअसल उनके पर्सनल कारण थे जिस कारण वो पार्टी के दफ्तर में नहीं आए, उन्होंने झंडा नहीं फहराया। दरअसल तेज प्रताप यादव के बयान को लेकर बताया जा रहा है कि काफी नाराज हैं और इससे पहले भी कई बार चर्चाएं जरूर हुई थी, लेकिन ऐसा बाद में दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।